दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की इस समय की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। इस समय की 3 बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें ब्रह्मोस की खरीद करने के बाद अब भारत फिलीपींस को तेजस मार्क 1A पिच करने जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से भारत के लिए एक बड़ी पेशकश की गई है। इसके अलावा आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आ रही है, जिसमें भारत की दावेदारी और भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। इन तीनों ही खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की हमारी पहली खबर यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है। हमारी तरफ से लगातार पिछले 6 महीनों से ये बताया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में यूनाइटेड नेशन में चेंजेस को लेकर एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें यूनाइटेड नेशन में किस तरह से परमानेंट सीटों को शेयर किया जाएगा, इस पर सभी देश आपस में बैठकर मंत्रणा करेंगे। इससे पहले यूनाइटेड नेशन में जब इस तरह की बैठक हुई थी, तब परमानेंट सीट को लेकर कोई भी सहमति तो नहीं बनी थी, लेकिन नॉन परमानेंट देशों की संख्या को 25 तक ले जाने की बात कही गई थी। लेकिन इस चीज से भारत समेत कोई भी देश सहमत नहीं था। सभी का ये कहना था कि दुनिया के सभी देशों के हित और अहित के डिसीजन 5 देशों के पास नहीं होने चाहिए। इस समय देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से इररेलेवेंट बन चुका है। न तो फूड सिक्योरिटी को यूनाइटेड नेशन मैनेज कर पा रहा है और न ही दुनिया भर में चल रही अस्थिरता को कम करने में कोई बड़ी भूमिका निभा पा रहा है। दुनिया भर में लगातार युद्ध पे युद्ध होते चले जा रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन हर जगह फेल ही साबित हुआ है और धीरे धीरे यह एक इररेलेवेंट संगठन बनकर उभर रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर के देशों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि परमानेंट देश की संख्या को बढ़ाया जाए और वीटो पावर को भी शेयर किया जाए। हालात ये है कि आज के समय में तुर्की, मलेशिया जैसे देश भी भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में चेंज कितना जरूरी है ये देश भी भलीभांति जानते हैं। भारत की तरफ से लगातार यूनाइटेड नेशन में चेंज को लेकर आवाज उठाई जा रही है और भारत की मौजूदा जो सरकार है, उसका अगला जो सबसे बड़ा टारगेट है वह परमानेंट सदस्यता यूनाइटेड नेशन में पाना ही है। बाकायदा बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इसको मेंशन किया था। हालांकि भारत इसमें अपनी सीट के साथ साथ जापान, जर्मनी और खासकर अफ्रीका को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट दिलाने पर भी अपना मत कई बार रख चुका है। वहीं पर अब ये धीरे धीरे देखा जा रहा है कि भारत की परमानेंट सदस्यता को लेकर दुनिया के अन्य देश और उनके डिप्लोमेट भारत के लिए आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ सिंगापुर के डिप्लोमेट से भी देखा गया। सिंगापुर के फॉर्मर डिप्लोमेट की तरफ से ये कहा गया कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश इस समय भारत है, यानी कि अमेरिका और चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है। उन्होंने बताया कि पहले तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर रूस और ब्रिटेन आते थे, लेकिन रूस अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री नहीं रह गया। उसके पीछे कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में रूस की निर्भरता भारत और चीन के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा इकोनॉमी और उसकी भविष्य की डिप्लोमेसी को देखते हुए रशिया को छोड़कर भारत को इस लिस्ट में नंबर 3 पर उन्होंने रखा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब दुनिया में भारत तीसरे नंबर का सबसे ताकतवर कंट्री है, तो क्यों उसे यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट नहीं दे दी जाती। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने न सिर्फ भारत की परमानेंट सदस्यता की वकालत की है, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि या तो यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता को एक्सपेंड करना चाहिए या फिर जो कंट्री इस संगठन में इररेलेवेंट बन चुके हैं उनको बाहर करके अन्य देशों को मौका देना चाहिए। और इसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन इस समय परमानेंट सदस्यता रखने का हकदार नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने फ्रांस का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये देश वही करते हैं जो अमेरिका कहता है और यूनाइटेड नेशन के अहम मुद्दे पर ये देश चुप रह जाते हैं। इसीलिए इन देशों को यूनाइटेड नेशन में रहने का हक नहीं है और उनको हटाकर भारत को उसमें एंट्री दे दी जानी चाहिए। अब सिंगापुर के डिप्लोमेट की तरफ से सामने आए इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या यूनाइटेड नेशन की परमानेंट देश की संख्या बढ़ानी चाहिए या फिर यूके और फ्रांस को हटाकर नए देशों की एंट्री होनी चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों फिलीपींस से निकलकर सामने आ रही है।
और जिस डील की पेशकश भारत ने फिलीपींस को की है, अगर ये डील भारत को मिल जाती है तो ये भारत की इतिहास की सबसे बड़ी मेगा डील साबित हो सकती है। दरअसल भारत ने फिलीपींस को अपने लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 1A की पेशकश की है। फिलीपींस ने 40 नए फाइटर जेट्स खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है, जिसकी कुल मूल्य 5.3 बिलियन से 7.1 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। फिलीपींस सरकार अपने मौजूदा दक्षिण कोरियाई FA-50 फाइटर जेट्स के साथ नए और ज्यादा तेज और ताकतवर जेट्स जोड़ना चाहती है। भारत ने इस टेंडर के लिए एक खास पेशकश की है, ब्रह्मोस NG से लैस नेवल ऑप्टिमाइज LCA तेजस मार्क 1A, और वो भी एक किफायती कीमत पर। फिलीपींस सरकार इस डील को लेकर काफी गंभीर है और वह फ्लेक्सिबल पेमेंट स्कीम जैसे प्राइवेट लेंडर से सिंडिकेट लोन लेने की संभावनाएं भी तलाश रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी इस पेमेंट को 4 से 5 साल से भी ज्यादा समय में चुकाने की मंजूरी दी है, जिससे इस डील के लिए मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। इस टेंडर के लिए और भी बड़े नाम मैदान में हैं, जैसे कि अमेरिका का F-16B, स्वीडन का ग्रिपन E, फ्रांस का राफेल और कोरिया का KF-21। हाल ही में फिलीपींस ने अपने कोस्टल डिफेंस के लिए ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल को भी खरीदा है। अब ब्रह्मोस NG का 1.3 टन का एयर लॉन्च वेरिएंट ALCM भी 2028 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत का तेजस मार्क 1A किस तरह से फ्रांस के राफेल, स्वीडन के ग्रिपन E और अमेरिका के F-16B का मुकाबला कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि तेजस के पक्ष में जो बातें जाती है वह यह है कि फिलीपींस को कोई हाई फाई विमान नहीं चाहिए और एक सस्ता विकल्प वह ढूंढ रहा है, और इन सभी फाइटर जेट में तेजस सबसे सस्ता फाइटर जेट है। इसके अलावा पेमेंट एक बड़ा कारण है, क्योंकि भारत 4 से 5 साल का समय उपलब्ध कराएगा फिलीपींस को, ये भी भारत के तेजस के पक्ष में जाता है। इसके साथ ही कुछ पेमेंट बार्टर सिस्टम के तहत भी भारत फिलीपींस से कर सकता है। यही वजह है कि इस डील को लेकर फिलीपींस भी काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है, और ऑलरेडी भारतीय सेना में भी तेजस मार्क 1A की संख्या आने वाले समय में 100 से भी ज्यादा होने वाली है। ये भी फिलीपींस कंसीडर करेगा। हाल ही में जिस तरह से युद्ध अभ्यास के दौरान भारत के तेजस ने राफेल जैसे फाइटर जेट को ट्रैक किया है, यह इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी को दर्शाता है, और यही कारण है कि तेजस मार्क 1A अपनी कैपेबिलिटी, हल्के वजन और प्राइस की वजह से इस टेंडर में एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फिलीपींस भारत के तेजस मार्क 1A के साथ जाता है या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि भारत और यूक्रेन को लेकर सामने आ रही है। जैसा कि हमें पता है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा करके आए हैं। वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। उन्होंने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल किया है जो दूसरी यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सकते हैं। जेलेंस्की ने यह प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान रखा। पहला शांति सम्मेलन इस साल जून में स्विट्जरलैंड के लुहार्सन के पास एक रिजॉर्ट में रखा गया था, जिसमें 90 से ज्यादा देशों और वैश्विक संस्थाओं ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य यूक्रेन में शांति स्थापित करना था। जेलेंस्की ने कहा, हम उन देशों से बात कर रहे हैं जो शांति सम्मेलन की मेजबानी कर सकते हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि हम ग्लोबल पीस समिट भारत में कर सकते हैं। भारत एक बड़ा देश है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन साथ ही जेलेंस्की ने यह भी कहा कि ये सम्मेलन किसी ऐसे देश में नहीं हो सकता जिसने पिछले शांति सम्मेलन के घोषणा पत्र का समर्थन नहीं किया हो। भारत ने पहले सम्मेलन में हिस्सा लिया था, लेकिन उसने उस घोषणा पत्र से खुद को अलग रखा था जो बैठक के बाद जारी हुआ था। हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी पक्षों से बातचीत करते रहेंगे। इस सम्मेलन के अंत में कई देशों ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन में आवाज उठाई और सभी पक्षों से एक स्थायी समाधान खोजने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की को यह भी बताया कि यूक्रेन और रूस को बिना समय बर्बाद किए आपस में बैठकर इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए और भारत इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और क्या भारत को इस दूसरे शांति समझौते में जाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।